Good morning, students. Last time we have discussed about the potential energy and their types. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था और इसकी दो टाइप्स के बारे में डिस्कस किया. ठीक है, तो इसकी पहली टाइप हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, दैट वाज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. आज हम जो पार्टिकल डिस्कस करेंगे दैट वाज रिलेटेड टू दैट ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. इलास्टिक से आप इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हो कि अगर आप जब किसी रबड़ को स्ट्रेच करते हो, ठीक है, तो वो क्यों होता है कि इलास्टिक होता है, क्योंकि जब आप उसको रिलीज करते हो तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है. दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक. या तो फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्प्रिंग ले लेते हैं. स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच करते हो, ठीक है, फिर रिलीज करते हो तो अपने आप को अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगा. उसी तरह से कंप्रेस कर देते हो उस स्प्रिंग को, तब भी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करता है. तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ द इलास्टिसिटी. किसके एग्जांपल्स होते हैं? इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी दैट थिंग्स व्हिच रिटेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारे पास इसकी ही एक टाइप होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. क्योंकि जब हम इलास्टिक को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तब उसमें भी एक एनर्जी आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. क्लियर हुई बात है सभी को? ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके कुछ एक कंसेप्ट के ऊपर. कंसेप्ट में हम डायग्राम ले लेते हैं. ठीक है, अब देखो डायग्राम में हम किस तरह से, दिस वन इज द स्प्रिंग. ठीक है, स्प्रिंग का वन एंड जो है हमने एक रिजिड फोर्स के साथ इसको टाइट करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है किसी चीज रिजिड फोर्स के साथ. ठीक है, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस. इसके ऊपर हमने स्प्रिंग को स्लाइड करवा लिया. ठीक है, अब देखो इसके दूसरे एंड में मैंने ये किया, एक छोटा सा ब्लॉक लिया है जिसका मास स्मॉल एम है, उसको सब बांध दिया हुआ है. एंड दिस स्प्रिंग इज इन द नॉर्मल स्टेट. कैसी है? नॉर्मल स्टेट है, जैसे हम इसको ना तो कंप्रेस किया ना तो उसको स्ट्रेच किया हुआ है. ठीक है, तो ये जो x इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट हम इसकी कुछ भी नहीं दी हुई है, ना तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इसकी मेन पोजीशन से इस तरफ है ना तो इस तरफ है. तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड द मीन पोजीशन. ये जो इसकी पोजीशन है इसको हम क्या बोलेंगे? मीन पोजीशन. ठीक है, जहां पे एक्चुअली में इसकी पोजीशन होती है दैट इज कॉल्ड द मीन पोजीशन. अब देखो यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. दो तरह के, दोनों वे से हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को ये कर सकते हैं. ठीक है, देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड द मीन पोजीशन. अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे. देखो क्या हुआ, मैंने इस ब्लॉक को यहाँ से पकड़ा, ठीक है, और इसको बाहर की तरफ स्ट्रेच कर दिया. बाहर की तरफ इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, यानी कि इस ब्लॉक के ऊपर जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज इन द आउटसाइड. किस डायरेक्शन में मैंने फोर्स इसको अप्लाई की? आउटसाइड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई की मैंने. ठीक है, अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स विल एक्ट ऑन द स्प्रिंग. अब यहाँ पे इस स्प्रिंग में एक नई तरह की फोर्स डेवलप होगी. ठीक है, व्हिच इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स. क्या बोला जाता है उसको? रिस्टोरिंग फोर्स एंड रिप्रेजेंटेड बाय Fr. ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में देख लो. रिस्टोरिंग फोर्स होती क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? विच हेल्प टू अटेन. ठीक है, क्या कहते हैं? विच हेल्प टू रीगेन लिखते हैं, रीगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, मतलब जब भी हम किसी शेप और साइज को डिस्टोर्ट कर देते हैं, ठीक है, और वो वापस फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेता है, तो उस किसकी वजह से करता है? दैट इज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स. वो किसकी वजह से होता है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होता है. मैंने यहाँ पे क्या किया? स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया. अगर मैं इसको ब्लॉक को रिलीज कर देता हूँ तो ऑब्वियस ही बात है स्प्रिंग कुछ टाइम ऑसिलेट करने के बाद क्या होगा? अपनी मेन पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा करके. तो ये वापस क्यों आ रहा है? That is all because of the restoring force. Because in the spring, when we distort it from its original configuration, and one new kind of the force that is called the restoring force comes into play in the spring. ठीक है, वो क्या करती है? रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाती है स्प्रिंग के अंदर. वो फोर्स क्या करेगी? इसको वापस उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन करने के लिए हेल्प करवाती है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स जो इनसाइड लगी. ठीक है, कितने डिस्टेंस से मैंने इसको डिस्प्लेस किया? x डिस्टेंस से. ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है इसके अपोजिट. और एक और बात है, जो मैं डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ वो मैं इस डायरेक्शन में दे रहा हूँ. एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन लगेगी, जबकि रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट में लगेगी.
अब सेम यही केस अगर हम इसके लिए अप्लाई करते हैं तो सेम यही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूँ, कंप्रेस कितने डिस्टेंस से किया, x डिस्टेंस से कंप्रेस किया। तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई, इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाई मैंने। क्लियर हुई बात है। जब इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लगाई, अगर मैं इसको रिलीज करता हूँ तो ये स्प्रिंग बाहर की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, आउटसाइड, इस तरफ बाहर की डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस तरफ होती है, टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल, अपोजिट टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स में इस तरफ लेके जा रहा हूँ, डिस्टॉर्ट में इस तरफ कर रहा हूँ इस शेप को, तो उसको रिटेन करवाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स जो उसके अपोजिटली काम करती है। ठीक है, तो दिस वन इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच विल बी यूज्ड इन दिस फॉर्मूला हियर। ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। क्लियर हो गया सभी को ये? ठीक है, तो दिस वन इज द डायग्राम रिलेटेड टू दैट ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे एक बात याद करनी है आप लोगों ने, जो मैं आपको बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात के ऊपर, कि आप लोगों ने क्या करना है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो आप लोगों को सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्क डन। तो वर्क डन कैलकुलेट करने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज W इज इक्वल टू FS cos ऑफ थीटा। बट यहाँ पे हम एक बात आपको याद करनी पड़ेगी कि वर्क डन हम डायरेक्टली कंप्लीट नहीं निकाल सकते, तो इसको हम क्या करते हैं, एक छोटी सी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मान लो मुझे इस ब्लॉक को यहाँ से लेके एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस करने के लिए कितना डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया, तो मैंने इसको नाम दे दिया डिस्टेंस को dx। कितना नाम दे दिया, dx नाम दे दिया मैंने इसको। छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हम लार्जर वर्क डन इमीडिएटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसके बारे में पता ही नहीं होगा। जब हम स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके लार्जर वर्क डन को कैलकुलेट करने में एबल होंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमें यहाँ पे एक स्मॉलर यानी कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ा। अगर हम इस चीज को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके हम पूरे वर्क डन को कैलकुलेट कर लेंगे कि पूरा वर्क डन कहाँ से, इस यहाँ से इस पोजीशन से लेके यहाँ तक मुझे इस मास को ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा। जितना मुझे वर्क डन करना पड़ेगा वही वर्क डन किस फॉर्म में स्टोर होगा, हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, तो देखो स्मॉलर वर्क डन, हमें स्मॉलर डिस्टेंस के लिए स्मॉलर वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो इसकी फॉर्म थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, तो अब मैं लिखूंगा DW रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉलर अमाउंट को। ठीक है, जैसे dx लिखते थे हम तो स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो dw रिप्रेजेंट द स्मॉलर वर्क डन इन दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा फोर्स। अब यहाँ पे हम दो तरह की फोर्सेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का ही एनरोलमेंट होता है, ना कि इंटरनल फोर्सेस का। ठीक है, आपकी जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इंटरनल फोर्स है, ना कि एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन हमेशा हम एक्सटर्नल फोर्स को लेके कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स आ गई, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, साथ में dx, क्योंकि s कितना है हमारे पास, s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को, तो यहाँ पे हम इस छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वर्क डन निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये छोटा सा पोर्शन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे मास को ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s की जगह मैंने क्या लिख दिया, dx cos ऑफ थीटा। करोगे बात सभी को ये? ठीक है, एंगल कितना लिख दिया, cos ऑफ थीटा। अब मुझे कैलकुलेशंस करते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे अब वन काइंड ऑफ द फोर्स, दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स आ रही है यहाँ पे एक। ठीक है, एक्सटर्नल, इसकी वैल्यू चाहिए हम लोगों को। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्विवेलेंट आएगी, वो वैल्यू चाहिए हमें। साथ साथ में एंगल कितना बन रहा है किसके बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। देखो एक्सटर्नल फोर्स जा रही है मेरी इस डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी जा रही है इसी डायरेक्शन में, क्योंकि जिस एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में मैं अप्लाई कर रहा हूँ ब्लॉक जो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई it will have the angle of 0 डिग्री। कितना एंगल बनेगा इसके लिए, 0 डिग्री का एंगल बना हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुई, एफ एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन में दे रहा हूँ मैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास DW कितना आ गया,
एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 के इक्विवेलेंट। तो हमारे पास ये अमाउंट बना। अब यहाँ पे हमने निकालना है एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो हमारे पास तो यहाँ पे दो तरह की फोर्सेस काम कर रही थी, कौन कौन सी? एक कर रही थी एक्सटर्नल फोर्स और दूसरी जो इनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब देखो एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स के बीच जो है एंगल कितना बन रहा है, एंगल सॉरी दोनों का अमाउंट जो होगा वो कैसा होगा, इक्वल एंड अपोजिट। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग इसमें एक रूल है हमारे पास। क्या रूल है कि जितना ज्यादा मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा, जितनी ज्यादा मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, उतनी ही स्ट्रांगली क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगी। अगर मैं स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचता हूं तो थोड़ी सी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी। ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ी सी ही डिस्प्लेसमेंट दी हुई है मैंने, तो उसको वापस जाने के लिए भी थोड़ी सी फोर्स चाहिए, तो वापस हो जाएगा इमीडिएटली। अगर मैं स्प्रिंग को बड़ा ज्यादा स्ट्रेच कर देता हूँ, ठीक है, तो उसमें बड़ी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स जो वो डेवलप हो रही है। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर। जितनी ज्यादा मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको स्ट्रेच करूंगा, उतनी ही स्ट्रांग यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स वो डेवलप हो रही है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन बट ऑफ इक्वल अमाउंट। दोनों के होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स होगी उतनी ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगी। ठीक है, अब रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स जो है एक जैसी है, इक्वल अमाउंट है, बट दोनों की डायरेक्शन देखो कैसी है। एक्सटर्नल फोर्स में इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं, रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में डेवलप हो रही है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, नेगेटिव का साइन यूज करते हैं। कौन सा साइन यूज करते हैं हम यहाँ पे, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। क्लियर हुई बात है? अब देखो यहाँ पे, अब मुझे इस रिस्टोरिंग फोर्स का अमाउंट चाहिए। ठीक है, आप इसको आप आगे पढ़ोगे डिटेल में। हमारे पास एक साइंटिस्ट था दैट इज द हुक्स। ठीक है, उसने एक लॉ दिया था। ठीक है, हुक्स लॉ ने क्या बोला था कि जो रिस्टोरिंग फोर्स जो होती है किसी भी स्प्रिंग के ऊपर जो डेवलप होती है, ठीक है, किसी की भी शेप अगर डिस्टोर्ट हो जाती है तो उसके ऊपर जो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी उसको वापस अपनी पोजीशन को रीगेन करने के लिए दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे आया, देखो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स किस तरफ आ रही है, अंदर की तरफ लग रही है। अंदर की तरफ लग रही है ना, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो किस डायरेक्शन में है, बाहर की डायरेक्शन में है। बात समझा रही है? रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो अंदर की तरफ एक्ट कर रही है, अंदर की तरफ लग रही है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में दे रहा हूं किसी ब्लॉक को, बाहर की तरफ खींच रहा हूं। तो दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट है। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस के ऊपर। यानी कि थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट में अगर मैं करूंगा, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट दूंगा उस स्प्रिंग में तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो सिंपल सी सेम वही कंसेप्ट है। एक्सटर्नल फोर्स जितनी ज्यादा होगी रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा होगी। एक्सटर्नल फोर्स काम है, रिस्टोरिंग फोर्स काम है, तो यहाँ पे भी तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी इसकी डिपेंडेंस वैसे की वैसी ही है। रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगी अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स कम होगी अगर डिस्प्लेसमेंट कम होगा। एंड बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो अंदर की तरफ लग रही है, जबकि डिस्टेंस जो हम दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट जो दे रहे हैं ब्लॉक को, वो बाहर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या होगा, ये नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे ही हम इसमें कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करते हैं तो एफ आर विल कम्स आउट टू बी के नेगेटिव ऑफ द के एक्स, क्योंकि नेगेटिव साइन ऑलरेडी चला हुआ है हमारे पास, वेयर के इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट है। के को क्या बोला जाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं हम, स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको हम आगे बढ़ेंगे डिटेल में, नेक्स्ट चैप्टर से आएंगे हमारे पास ये। तो ये आगे हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो देखो मैंने यहाँ पे एफ आर की वैल्यू निकाल दी, तो एफ आर की वैल्यू को उठाता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। एफ आर की वैल्यू पहले उठाता हूँ, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू मेरे पास में क्या आई, क्या एफ एक्सटर्नल नेगेटिव ऑलरेडी था, और एफ आर की वैल्यू मैंने निकाली माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास के एक्स बन जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने एफ एक्सटर्नल की वैल्यू निकाल ली, किसकी इक्विवेलेंट है, के एक्स की इक्विवेलेंट आ रही है। अब इस वैल्यू को उठाओ इक्वेशन 1 में डाल दो। ठीक है, कौन सी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, के एक्स इंटू डी एक्स। दैट इज द स्मॉलर वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग द मास फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, यानी कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट में अगर मास को मैं डिस्प्लेस करता हूं,
ठीक है, कितने, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, dx है। इसको a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ। यहाँ से मास को उठाता हूँ, यहाँ तक ले जाने के लिए मुझे कितना बर्डन करना पड़ा, ये आया मेरे पास वो वर्क डन। ठीक है, आगे आप जितने भी आर्टिकल्स करोगे तो उन आर्टिकल को भी आप इसी तरीके से डील करोगे। पहले क्या करोगे, छोटे सा अमाउंट की वैल्यू निकालोगे, फिर लार्जर अमाउंट की वैल्यू कैसे निकालोगे। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारे पास छोटी सी अमाउंट पड़ी हुई है तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का रूल क्या बोलता है, इफ वी हैव द वैल्यू एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन का रूल क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की वैल्यू पड़ी हुई है तो हम उसको इंटीग्रेट करके पूरे के पूरे लार्ज इंटरवल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन रूल अप्लाई करते हैं बाय इंटीग्रेटिंग हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट रूल अप्लाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ kx dx। अब यहाँ पे बताओ लिमिट, प्रॉपर इंटीग्रेशन है ना, क्योंकि मैं इसको डेफिनेट पाथ में थोड़ा ना खींच रहा हूँ, तो एक सर्टेन डिस्टेंस तक खींच रहा हूँ मैं इसको। कहाँ से, इसकी मेन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे लिमिट कौन डिसाइड करेगा, ये स्मॉलर अमाउंट किसका है, डिस्प्लेसमेंट का। तो इनिशियली ब्लॉक कहाँ पे था, x 0 पर था, यानी कि 0 से कहाँ तक लेके गया, मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ जहां तक मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो वो x डिस्टेंस तक मैं इसको लेके गया, तो इसकी अपर लिमिट आ गई x आ गई। फिर भी बात ये, अब इसको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल बचेगा w, k इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, बाहर आ गई। इंटीग्रेशन के लिए बचा मेरे पास x इंटू dx, ये बचा मेरे पास इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करके इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। देखो कितनी आती है, यहाँ पे मेरे पास आया w इज इक्वल टू k इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n। क्या रूल होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू पावर n dx किसके इक्वल होता है, x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे पावर कितनी है, 1 है, तो कितना बन जाएगा, 1 प्लस 1 कितना बन जाएगा यहाँ पे, x स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 कितना बन जाएगा यहाँ पे 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट x। ठीक है, सो w इज इक्वल टू k, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो x स्क्वायर अपॉन 2, लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो 0। अपर लिमिट पहले यहाँ पे डालते हैं, फिर लोअर लिमिट इस अमाउंट में डालते हैं, ना कि 2 के साथ। ठीक है, x की जगह हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो मेरे पास वर्क डन कितना बन के आया, k x स्क्वायर 1/2। अब ये जो वर्क डन हुआ कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से इस मेन पोजीशन से लेके यहाँ तक जो वर्क डन हुआ, ये वो टोटल वर्क डन इतना हुआ है ये। अब ये जो वर्क डन हो रहा है ये किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है यहाँ पे, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ। किस फॉर्म में स्टोर हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट विल कम्स आउट टू बी 1/2 kx स्क्वायर। ठीक है, अब आप किसी भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो स्प्रिंग कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज नथिंग बट इट इज द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट डिस्टेंस। एक यूनिट डिस्टेंस पर हमें कितनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आएंगे हम जब हमारे पास, तो साथ में कितना डिस्टेंस तक हम उसको लेके जाना चाहते हैं, तो हमें ये बता देगा ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक में स्टोर होगी। ठीक है, तो दिस वन इज ऑल अबाउट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। किसके रिलेटेड होता है ये, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड आर्टिकल आ गया ये। क्लियर हुई बात सभी को ये।